अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज हमने अब तक क्या डिस्कस किया है? हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे जिन्नाह जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पार्ट बने जब उन्होंने चार्टर चेंज करवाया था। उसके बैकड्रॉप में कैसे जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स में आ रही थी कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर की वजह से इट लेड टू लखनऊ पैक्ट कि कैसे दोनों पार्टीज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस वो एक साथ बैठे और उन्होंने एक प्लान डिवाइस किया कि हम कैसे अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करेंगे ताकि हम उनसे राइट्स लें, सेल्फ गवर्नमेंट लें। फिर मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए आफ्टर द वॉर 1918 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो रही है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फौरन बाद मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए, उसमें हमने डायरकी और इस तरह की चीजें पढ़ी और साथ ही खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गई जिसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, कायद आजम उसके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा जी ये इमोशनल मूवमेंट है, इसमें हम पार्ट नहीं लेंगे। जबकि गांधी जो है उसने ग्रास रूट लेवल पे अपनी 1920 में वो आए और उन्होंने फौरन से इसको हाईजैक कर लिया और नॉन कोऑपरेशन भी वो चला रहे थे। तो हिंदू और मुस्लिम इतने लोकल्स थे ग्रास रूट्स पे, वो गांधी के पीछे खड़े हो गए और इस तरह गांधी साहब जो है वो इम्पोर्टेंट लीडर बन गए विद इन 2 to 3 years। फिर वाकया चूरे चूरी हुआ और 1924 में फिर कमाल अतातुर्क ने कैलिफेट का जो इंस्टीट्यूशन था उसी को खत्म कर दिया। तो इस तरह खिलाफत मूवमेंट एंड हो गई। अब आज हमने क्या देखना है जनाब? 1924-25 से 1932 की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स रही। उसमें पहला है दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स। ठीक हो गया, हम देखेंगे और ऐसा इस तरह करते हुए हम एट द एंड देखेंगे कम्युनल अवार्ड आया था 1932 में। तो लेट अस बिगिन। अच्छा, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स का ये हुआ था कि इसके बैकड्रॉप में जो आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए वो ये है कि अ, मुसलमानों ने फिर एक नेगेटिव जो है रोल प्ले किया था। ठीक है, जिस तरह पहले अंग्रेज हमें ब्लेम करते थे, इसी तरह खिलाफत मूवमेंट में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मुस्लिम्स की स्टैंडिंग जो है वो नीचे थी, काफी वो नीचे आ गई। हिंदूज तो मेजोरिटी में थे ना, माइनॉरिटी कैन नॉट बी एग्रेसिव। तो माइनॉरिटी जब एग्रेसिव हुई तो और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो इररेलेवेंट हुई हुई थी। एंड कायद आजम जो है उस वक्त जिन्ना साहब देख रहे थे कि सूरत हाल बहुत खराब है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स। और क्योंकि खिलाफत मूवमेंट में ना पार्ट लेने की वजह से इनको क्रिटिसाइज किया गया था बहुत ज्यादा। तो कांग्रेस जो है वो फिर से लोकल लेवल पे गांधी की वजह से एक उसकी पॉलिटिकल फोर्स बन चुकी है और गांधी एक इम्पोर्टेंट लीडर बन चुका है। फिर उनको ये पता था कि अंग्रेज जब अभी उसने अंग्रेज ने उन 1919 जो मॉन्टेग सेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं उसमें एक क्लॉज ये थी कि 10 सालों बाद नए रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। तो कायद आज़म को पता लग गया कि एक साइमन कमीशन बना है जिसने जाके देखना है सूरत हाल क्या है और उसके लिहाज से प्रपोजल देना है कि अब क्या जो है ना रिफॉर्म्स करने हैं। तो कायद आज़म को पता लग गया था कि भाई यहाँ तो आग लगी हुई है, जब अंग्रेज यहाँ आएगा वो सिचुएशन देखेगा वो तो सिर्फ कांग्रेस से बात करेगा, हमसे तो बात ही नहीं करेगा। तो हमें अब कोई ऐसा फार्मूला बनाना है जिसमें हम दोबारा से अपनी रेलेवेंस को मेंटेन कर सकें और कांग्रेस के साथ मिल बैठने का एक उन्होंने प्रपोजल किया, इसको कहते हैं दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल। फिर दिल्ली वॉज द कैपिटल, सेंट्रल लेजिस्लेचर यहीं पे थी, 30 मुस्लिम्स जो आपकी सीटें थी वो यहीं पे मौजूद थे। तो कायद आज़म ने उनको वहां बिठाया और उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आपने क्या उनके जहन में था कि हैड टू रिजॉल्व इश्यूज विद कांग्रेस एंड रीजनल लीडर्स। रीजनल लीडर्स नाराज हुए हुए थे, ठीक है, और लखनऊ पैक्ट के बाद से। तो अब आपने उनको भी खुश करना था और कांग्रेस के साथ भी एक मफाहिमती एजेंडा बनाना था कि मिल के तमाम लोग जो हैं वो कायद आज़म से खुश हो जाएं, उनकी लीडरशिप से ठीक हो जाएं और इंडिया मुस्लिम लीग की एक नई स्टैंडिंग हो जाए और उसके बाद आप मिल के जो है अंग्रेजों से नए प्रपोजल्स के ऊपर कुछ ले सकें जिस तरह आपने लखनऊ पैक्ट में लिया था। तो मुस्लिम डिमांड्स क्या थी जनाब? पहली डिमांड वही कि सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, कि सिंध एक मिलेगा तो इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है तो एक सूबा आपको और मिल जाएगा। सेकेंडली, मेजोरिटी ऑफ एनी प्रोविंस शुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ माइनॉरिटी। याद है ना कि लखनऊ पैक्ट में वो जो आप लोगों ने किया था कि फार्मूला की वजह से जो बंगाल और पंजाब की सीटें थी वो कम हो गई थी जिसकी वजह से आपकी गवर्नमेंट नहीं बन रही। वो जिन्होंने नहीं देखी वो एक दफा उसको लेक्चर को देख ले ताकि आपको ये स्टोरी कनेक्ट हो जाए।
तो इनको लीडरशिप को खुश कर रहे थे, प्रोविंशियल लीडरशिप को, इधर सिंधियों को खुश किया, यहाँ पे पंजाब और बंगाल को खुश किया, जिसमें लामा इकबाल भी आते हैं। लामा इकबाल भी आपके खिलाफ बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा रिफॉर्म्स टू बी इंट्रोड्यूस इन एनडब्ल्यूएफपी, जहाँ पे 70 to 80% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और बलूचिस्तान जो है उसमें भी रिफॉर्म्स करें ताकि ये सूबे हमें मिल जाए। ठीक हो गया। रिफॉर्म्स में मैंने बताया था इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है, उसमें इदारे बनेंगे, एजुकेशन का इदारा बनेगा, लेजिस्लेटिव बॉडी बनेगी, सिक्योरिटी फोर्स बनेगी प्रॉपर, और लोकल जब पुलिस बनेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है, तो आपकी सोशल स्टेटस जो है वो बनेगा। रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेस टू पॉपुलेशन ऑफ, यानी कि इन एक्सेस हमें पॉपुलेशन दी जाए। ये मैंने एक्सेस के स्पेलिंग गलत लिखे में, ये होना चाहिए इन एक्सेस टू पॉपुलेशन ऑफ फॉर मुस्लिम्स, के ज्यादा पॉपुलेशन से ज्यादा 25% मुसलमान, 33% सीटें हमें जिस तरह पहले दे रहे हैं वैसे दें। तो इस तरह सेंटर के और तमाम लीडरशिप को खुश किया, और कायद आजम ने ये कहा कि अगर आप हमारी ये बातें मान लेते हैं, इन केस दीज डिमांड्स आर मेट, वी वुड लीव आवर डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये बहुत बड़ा गैम्बल था, जिस पे बहुत सारे लीडर्स जो थे विद इन द पार्टी वो आपसे नाराज इस बात पे हो गए कि सेपरेट इलेक्टोरेट पे ही तो हमारी पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही है सारी, वो हम क्यों इससे पीछे हट जाएं। तो इसके ऊपर जो है आयशा जलाल अपनी किताब सोल स्पोक्समैन में कहती है कि कायद आजम को पता लग गया था उस वक्त कि अब तक की जितनी मूवमेंट चली है, तो मुस्लिम्स के अंदर एक रियलाइजेशन हो चुकी है आफ्टर ऑल ऑफ दिस कि भाई हमने मुसलमान को ही वोट डालना है। तो ये गैम्बल था, खैर वो खेल गए। ये रिजेक्ट हो गया था वैसे, लेकिन ये उनका प्रपोजल था कि हम किसी तरह मुफाहमत करके कांग्रेस के साथ बैठ जाएं। अब ये वाला जो है मुस्लिम डेली मुस्लिम प्रपोजल्स वर रिजेक्टेड, ये नहीं एक्सेप्ट किए थे, क्योंकि कोई भी चीज इस तरह की जिसमें शॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और सेल्फ गवर्नमेंट, वो कांग्रेस को मंजूर नहीं। तो साइमन कमीशन अब आ गया। साइमन कमीशन 1927 में आया। उस वक्त हालात जो है वो काफी कशीदा हो चुके थे इंडिया के। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा जो आग लगी हुई थी, और उस वक्त के जो असरात थे खिलाफत मूवमेंट के बाद से, जब अग्रेशन बीच में आया पॉलिटिक्स और ये वो, तो उसके बाद से इंडिया के अंदर काफी आग लगी हुई थी। इन्होंने क्या, इसका काम था टू प्रपोज चेंजेस आफ्टर रिव्यूइंग द ओल्ड रिफॉर्म, अ कमीशन वाज फॉर्म्ड। ठीक है, कमीशन बना दिया गया ये वाला, बायकॉटेड बाय ऑल लीडर्स इन इंडिया। ठीक है, उन्होंने कहा जी कि हमने इससे बात ही नहीं करनी। जिन्ना ने बायकॉट कर दिया, गांधी ने भी बायकॉट कर दिया कि हम इससे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हमारी बातें इस तरह मानेगा ही नहीं। जिन्ना को तो पता था कि हमारी बातें तो बिल्कुल नहीं मानी जानी। गांधी जो है वो भी नहीं को एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए हमें। इधर तो खैर इंडिपेंडेंस की बात वो नहीं कर रहे थे, वो सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे कि कोई रिफॉर्म जिसमें हमें गवर्नमेंट में बहुत बड़ा शेयर नहीं दिया जाता, और सिर्फ सेंटर में थोड़े से अंग्रेज रह जाए, लेकिन बाकी सारी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी दें, और सारे जो है ना राइट्स हमें दे के आप बस आराम से रेगुलेट करें बैठ के। लेकिन दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल के बाद जो आपकी मुस्लिम लीग है वो दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। उसमें शफी वो थे जो वो कह रहे थे कि भाई वाई शुड वी लीव सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये जाके साइमन से मिले, लेकिन इनकी इतनी स्टैंडिंग नहीं थी, जिना जब तक नहीं मिलेंगे तब तक कोई फायदा नहीं था। तो आ, साइमन कमीशन को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया गया था। उसमें हुआ यह था कि लाहौर में जब वो पहुंचा है तो उसको भगत सिंह और इन लोगों ने उसको मुहासरा कर लिया, उसके इलाके का जहाँ पे वो आया। ट्रेन से उतरा तो उसको इर्द गिर्द से घेर लिया, और उसको टमाटरों से और अंडों से उसकी इस्तकबाल किया। वहां पे सिक्योरिटी की सिचुएशन बन गई, बड़ी मुश्किल से उसने जान बचाई। तो फौरन से पार्लियामेंट जो उनकी है ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसमें एक उन्होंने तमाम लीडर्स को बुला लिया, और अपोजिशन ने बहुत ज्यादा लताड़ा इसको। जो इंडियन अफेयर्स का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, वो ब्रैकन हेड उसका नाम था। तो ब्रैकन हेड को उन्होंने बहुत ज्यादा वो किया, लान तान की कि भाई ये तुम्हें नहीं पता था कि क्या सिचुएशन है इंडिया में, तुमने उसको सिक्योरिटी के बगैर भेज दिया। तो इस पे लॉर्ड ब्रैकन हेड ने एक स्पीच कर दी उसके अंदर कि जी ये इंडियंस जो है ना ये एहसान फरामोश हैं, और इनको हम ठीक करेंगे। ये तो एक लेजिस्लेशन सही तरह पास नहीं कर सकते। तो अगले दिन ही न्यूज़पेपर के अंदर आ गया चैलेंज ऑफ ब्रैकन हेड। ठीक हो गया। यहाँ पे जब वो छपा है, और ये स्पीच जो है जब इनको पता लगी है कि उसने ये स्पीच किया और इस तरह की बात की है, तो फौरन से तमाम पार्टीज ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली है। ठीक हो गया। अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है उसने एक कमीशन बनाया है
कि जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे दे भाई, हम बस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम खुद अपने कंट्री को रन करेंगे, भाड़ में जाए अंग्रेज, ठीक हो गया। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी जिसको कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। अब ये दो नेहरू हैं, बाप जो था वो पंडित मोतीलाल नेहरू था, और जवाहरलाल नेहरू वॉज द सन, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने इंडिया के। तो मोतीलाल नेहरू वॉज हेडिंग दिस कमीशन, और उन्होंने रिपोर्ट दी। अब उन्होंने जो रिपोर्ट दी हमें, बहुत ही एक्सटेंसिव एक रिपोर्ट है, लेकिन हमने वो चीजें देखनी है जो हमारी डिमांड से और मुस्लिम्स की अब तक की जितनी कोशिशें थी उसके अगेंस्ट ये बात थी या नहीं थी। उन्होंने जो एक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई ना, वो इस तरह लग रहा था कि वो यूनिटरी फॉर्म है, हालांकि वो फेडरल की बात कर रहे थे, लेकिन वो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देने की बात नहीं कर रहे थे। वो कोशिश कर रहे थे कि सारी पावर सेंटर में रहेगा, सेंटर में रहेगी तो मेजोरिटी की रूल रहेगा, और मेजोरिटी हिंदूज थे। तो पहली तो बात है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक किस्म की उन्होंने ये प्रपोजल दी इसके अंदर। वो मुसलमानों को सूट नहीं करता था, हमें तो सूट करता था, क्योंकि प्रोविंसेस हमारे पास थे, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अगर होगी तो हमारे पास सूबों के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाने का राइट होगा, और हमारे पास पावर्स होंगी, हम अपनी मर्जी से पॉलिसीज बनाएंगे। लेकिन ये जो है हमें सूट नहीं करता था। दूसरी बात यह है कि जी सेपरेट इलेक्टेड उसने का कोई नहीं होंगे, ज्वाइंट इलेक्टेड होंगी, जनरल सीट्स होंगी, जो जीतेगा वो होगा, ठीक है। तीसरी बात उन्होंने की कि जी जो आपकी जो सीट्स होंगी वो उसी तरह होंगी जिस तरह आपकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से ज्यादा सीटें आपको नहीं मिलेंगी। तो 25% आबादी के हिसाब से तो 25% सीटें ही होंगी, वो भी हमें सूट नहीं करता था, हमारी तो डिमांड थी एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से दें। फिर बेसिक रिफॉर्म्स का उन्होंने कहा कि हम एनडब्ल्यूएफपी में हेल्थ और एजुकेशन के रिफॉर्म्स अभी करते हैं। यानी कि ट्रक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि भाई ये रिफॉर्म्स होंगे, पता नहीं फिर उसके बाद ये रिफॉर्म्स कितना टाइम लेंगे, उसके बाद हम जाके बाद में जो है ना कहीं लेजिस्लेटिव बॉडी को बनाएंगे नहीं बनाएंगे, यानी कि उन्होंने बहुत डिले कर दिया इसको। तो वो वाले रिफॉर्म जो हम चाह रहे थे वो नहीं किए। फिर पांचवा जो है, सिंध टू बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है जी, हम सिंध को सेपरेट करते हैं, बट आफ्टर एवेल्युएटेड बाय द कमेटी। एक और ट्रक की बत्ती आपके पीछे लगा दी, ठीक है। फिर कहा कि जी सिंध को हम सेपरेट तो कर देंगे बॉम्बे से, लेकिन पहले एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसकी रिपोर्ट की बेसिस पे आगे प्रोग्रेस होगी। तो यानी कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो है ना वो अपनाए गए। अब बेसिकली वो मुसलमानों के खिलाफ ये बातें नहीं हो रही थी, लेकिन हमें सूट नहीं करती। हम ये नहीं लिखेंगे कि वो हमारे खिलाफ थे। बात ये है कि दे वांटेड अ प्रोग्रेसिव इंडिया, ठीक है। अगर आप किसी भी हिस्टोरियन से किसी की किताब पढ़ेंगे तो आपको यही रियलाइज होगा कि नेहरू का ये जो रिपोर्ट थी, इट वाज अ वेरी एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट, और किसी भी मॉडर्न स्टेट को बनाने के लिए इट वाज अ गुड डॉक्यूमेंट। लेकिन ये मुसलमानों की जो मुस्लिम लीग की जो डिमांड्स थी उस पे पूरा नहीं उतर रहा था। तो मुस्लिम लीग चूंकि अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव समझती थी ऑफ द लोकल्स, तो उनको जब ये सूट नहीं करता था तो उन्होंने इसके खिलाफ फिर आवाज उठाई। अब इस कमेटी को जो लेटर लिखा गया है वो है जिनास 14 पॉइंट्स, इस बात को जहन में रखिएगा। ये जो कमेटी बनी थी जिसने ये रिपोर्ट दी, उस कमेटी को कायदे आजम ने, जिना साहब ने लेटर लिखा था, उसको कहते हैं 14 पॉइंट्स। अब हमें तो मैंने बताया था कि सिंध टू बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अलावा कुछ याद नहीं रहता। अभी हम 14 पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, ये आपको आराम से याद हो सकते हैं अगर आपको स्टोरी समझ आ जाए तो। स्टोरी को जहन में रखें कि उस वक्त क्या चल रहा था बैक एंड पे। तो ऑल पार्टीज न्यू ब्रिटिश कैन बी स्ट्रॉन्ग आर्म। सब पार्टीज को पता था कि ब्रिटिश को हम पुश कर सकते हैं इस वक्त, कि ब्रिटिश बैक एंड पे है, वो बैकफुट पे इस वक्त चल रहा है, और हम उससे अपनी बातें बनवा सकते हैं। तो कांग्रेस वांटेड कि हर तमाम इंडियंस जो है वो जॉइंट फ्रंट बना के ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन मुस्लिम लीग ने जब ये देखा कि जी तमाम पार्टीज मिल गई हैं लेकिन हमारी जो बातें हैं वो पूरी नहीं हो रही, तो वो नहीं मान रहे थे उसे। जिना क्योंकि उसके प्रेसिडेंट थे, जिना ने कहा जी मैं तो इस तरह नहीं मान सकता, हमारी ये 14 डिमांड्स हैं, इनको आप कंसिडर करें, ठीक है। और ये बात मैंने फिर कहा, कह रहा हूँ कि ये नहीं था कि वो कांग्रेस आपके खिलाफ थी। कांग्रेस वांटेड स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म बेस्ड, ठीक है ना, ताकि हम कांग्रेस ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हों। इट वाज नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स, ये हम नहीं लिखेंगे। इट इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। तो मुस्लिम लीग, मैंने बताया कि लॉस्ट इट्स रेलेवेंस सिंस 1920s। 20s के अंदर इनिशियली जब वो
खिलाफत मूवमेंट चली है और आपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज से खुद को साइडलाइन किया है, और गांधी ने जो खिलाफत मूवमेंट को लिया है अपने कंधों पे, तो गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैंडिंग बढ़ी और मुस्लिम लीग की डाउन रही। तो जिन्ना ने ये लेटर लिख दिया फिर उसको कि जी ये डिमांड्स हमारी जो है इनको कंसिडर करें। अब डिमांड्स कौन कौन सी हैं? इंडिया वाज टू बी अ फेडरेशन, यूनिटरी फॉर्म नहीं होगी भाई, फेडरेशन होगी। कौन सी वाली फेडरेशन? फेडरेशन होती भी यही है कि मैक्सिमम पावर्स जो है वो रेस्टिंग विद द प्रोविंसेस के, प्रोविंसेस के पास सबसे ज्यादा पावर्स प्रोविंसेस के पास होंगी, ताकि वो खुद अपने आप को मैनेज कर सके। इसको पॉलिटिकल साइंस की टर्म में कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर। 18th अमेंडमेंट ने आपके मुल्क में यही किया है। जो 18th अमेंडमेंट के खिलाफ बातें करते हैं उनके लिए यही सबक बहुत है कि कायदे आजम ने खुद 14 पॉइंट्स में पहला पॉइंट ही ये लिखा कि भाई इसको फेडरेशन बनाए, फेडरेटिंग यूनिट्स को ज्यादा पावर्स दें। दूसरा है सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट आप ना हटाएं। सिंपल सी बात है कि उन्होंने यही कहना है। दो पहले पॉइंट्स हैं ही ये कि प्रोविंसेस चूंकि आपकी गवर्नमेंट बन सकती है, डेमोक्रेसी के अंदर 25% जो डिस्पर्स पॉपुलेशन है उसमें सेंटर में तो बन ही नहीं सकती आपकी, तो प्रोविंसेस प्रोविंसेस में ही बन सकती है। तो उन्हीं प्रोविंसेस के बारे में आप बात करेंगे। तीसरा है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है। चौथी बात यह है कि रिप्रेजेंटेशन टू बी इंश्योर्ड फॉर ऑल माइनॉरिटीज, तमाम माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग मुस्लिम, जाहिर बात है। अब ये क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि 3 सूबे जो आपको मिल गए वो तो मिल गए, लेकिन बाकी सूबों में जहाँ पे आपके मुसलमान डिस्पर्स हैं, यूपी सीपी बिहार में, वहां पे भी कायदे आजम चाह रहे थे उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले। फिर पांचवा पॉइंट, एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन 33% की रिप्रेजेंटेशन हमें सेंट्रल लेजिस्लेशन में मिनिमम दी जाए। सिंपल सी बात है, ये तो कोई नई बात नहीं है, पहले होती है ये। छठी बात, डिलिमिटेशन ऑफ प्रोविंसेस। अगर डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि हल्का बंदियां जब की जाएंगी तो इट मस्ट नॉट अफेक्ट द मुस्लिम मेजोरिटी इन एनी प्रोविंस, के मुस्लिम मेजोरिटी को आपने चेंज नहीं करना हल्का बंदियां करते हुए। इसको इंश्योर करना है कि हल्का बंदियां करते हुए मुस्लिम पॉपुलेशन कहीं कम ना हो। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर कोई भी बिल अगर पेश होता है तो 3/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनी कम्युनिटी अगर उसको रिजेक्ट करते हैं तो वो नहीं होगा। ठीक है ना? यानी कि अगर 4 मेंबर्स हैं, सिर्फ 4 मेंबर्स हैं पारसी कम्युनिटी के पार्लियामेंट में, और बाकी पूरी जो है पार्लियामेंट कह रही है 70-80 लोगों की कि जी ये बिल पास होना चाहिए, लेकिन वो 4 लोगों में से पारसी 3 लोग कहते हैं कि ये बिल हमें नहीं मंजूर, तो वो नहीं पास होना चाहिए, ताकि तमाम कम्युनिटीज की रिप्रेजेंटेशन हो। तो कहते हैं हमने सेफ गार्ड किया माइनॉरिटीज के राइट्स को। इससे ना सिर्फ ये कि मुस्लिम माइनॉरिटी आपके साथ मिलेगी जिन सूबों में है, मुस्लिम्स ओवरऑल मिलेंगे, बल्कि जो पारसी हैं, जो दलित्स हैं वहाँ पे, जो लोअर कास्ट है, और सिखों की जो एक कम्युनिटी है, वो सारी आपके साथ खड़ी हो जाएंगी इस पॉइंट की वजह से। तो कैसे हमने चाह रहे थे कि जितनी माइनॉरिटीज हैं उनको हम रिप्रेजेंट करें। फिर से शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। मुस्लिम सीट्स इन गजेटेड एंड नॉन गजेटेड पोस्ट, यानी कि कोटा सिस्टम हमारे रखा जाए हमारे लिए। फिर रिफॉर्म्स किए जाए एनडब्ल्यूएफपी में, बलूचिस्तान में, ऑन सेम फुटिंग्स एट अदर एज अदर प्रोविंसेस, के जितनी बड़े सूबे हैं जिधर रिफॉर्म्स हुए हैं उनके तरह के रिफॉर्म्स, यानी लेजिस्लेटिव, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज के रिफॉर्म्स किए जाए एनडब्ल्यूएफपी में और बलूचिस्तान में। ये जो हमने पिछला नेहरू साहब कह रहे हैं ना कि एजुकेशन के रिफॉर्म सिर्फ करेंगे, वो ना करें, कंप्लीट रिफॉर्म्स करें। फिर मिनिमम गारंटीज दी जाए। मैंने कहा था मिनिमम गारंटीज का पॉइंट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि इतनी तो मिनिमम आपने देनी है। ठीक है ना? इससे ज्यादा ही होगी फिर वो बार लग जाता है, उससे ज्यादा ही मिलती है, उससे कम नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट किसी वजह से 32,000 जो अभी इन्होंने की है कि मिनिमम आपकी वेजेस होंगी महीने की, उससे कम आप नहीं दे सकते, उससे ज्यादा ही देंगे। 32 से आप 35 कर सकते हैं, 32 से 30 नहीं कर सकते। तो मिनिमम गारंटीज आपने देनी है कि ये हमारी लाइन है, इससे नीचे नहीं आएंगे अब आप। दूसरा फिर 12वां पॉइंट है कि नो अमेंडमेंट टू बी अप्रूव विदाउट ग्रीन लाइट फ्रॉम प्रोविंसेस, प्रोविंसेस की मर्जी के बगैर कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की जाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई इस तरह की लेजिस्लेशन है जो किसी एक प्रोविंस को भी हर्ट कर रही है तो वो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह प्रोविंशियल लीडरशिप जो मुस्लिम्स की थी उसका अप्रूवल कायदे आजम ले रहे थे, उनकी जो है सपोर्ट ले रहे थे दोबारा से। फिर नो कैबिनेट विदाउट 1/3 मुस्लिम प्रेजेंस, के अगर 33% मुस्लिम प्रेजेंस नहीं है तो कैबिनेट भी नहीं बन सकती। हम उस कैबिनेट को भी नहीं मानेंगे जिसमें हमारी 33% रिप्रेजेंटेशन नहीं हो। और फिर 14 पॉइंट, के ऑल फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स टू बी प्रोटेक्टेड। तो इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको
ना सुना हो, या कोई कोई आउटसाइड की कोई बात हो। ये सारे पॉइंट्स बड़े इजी हैं, ये 2-3 दफा आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, जिन्ना ने जिन्ना के ये पॉइंट्स नहीं माने गए, क्योंकि नेहरू और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हमने तो मिलजुल के करना है। एक अलग से पार्टी अगर कोई आवाज उठा रही है तो हमने उसकी बात नहीं माननी, तो उन्होंने जिन्ना के 14 पॉइंट्स रिजेक्ट किए। जिन्ना ने इसके कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट किया, कमीशन की रिपोर्ट को। और इस तरह साइमन कमीशन जो आया था वो भी रिजेक्ट हो गया, ये भी चीजें रिजेक्ट हो गई। तो अब तीनों जो आपकी मेन प्लेयर्स हैं, इंडिया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कांग्रेस और ब्रिटिश, इनके दरमियान एक डेडलॉक हो गया कि कोई डिसीजन नहीं हो सक रहा कि करना क्या है। तो डेडलॉक ब्रेक करने के लिए ब्रिटिशर्स को बड़ा जरूरी था ये डेडलॉक ब्रेक करना। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था। ग्रेट डिप्रेशन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो एक दफा एक आधी वीडियो देख लें कि इसने क्या तबाही मचाई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से जो ग्लोबल इकोनॉमी थी वो ठीक नहीं थी, वो यूएस पे डिपेंडेंट थी, और यूएस ने इस तरह की पॉलिसियां कुछ अपनाई और इतनी वो वॉलेटाइल थी कि वो अचानक से क्रैश हुई। और उसके बाद पूरी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जिनकी इंटीग्रेटेड मार्केट्स थी, सारी ड्राई अप हो गई, और वहां पे बहुत सारा लोग हैं वो अनएम्प्लॉय हो गए। यार अब अनएम्प्लॉयमेंट आई तो मार्केट ड्राई हुई, मार्केट ड्राई होने की वजह से अब कॉलोनीज की डिमांड और बढ़ गई। तो उनको फेवर चाहिए थी, वो चाहते थे कि किसी तरह मफाहमत हो जाए हमारी कॉलोनीज के साथ, और हम आराम से इनसे और रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सके। तो फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को बनाया जाए। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जब बुलाई गई, तो राउंड टेबल का क्या मतलब होता है? जो एक स्क्वायर टेबल होता है ना, उसमें जो छोटी साइड या रेक्टेंगुलर टेबल होता है, उसमें जो एक साइड पे जो मेन हेड पे बैठता है ना, वो लीडर होता है, वो हेड करता है उस कमेटी को या उस कॉन्फ्रेंस को। राउंड टेबल का मतलब है वी आर ऑल इक्वल्स। ये सिंबॉलिकली था कि जी ब्रिटिश और इंडियंस जो है, सब कॉन्टिनेंट के जितने लोग हैं, वी आर ऑन इक्वल फुटिंग्स। हम आपके बड़े नहीं हैं, हम आपके जो है ना रूल करने नहीं आए, हम आपके साथ के लोग हैं, लेट अस टॉक। ठीक है, तो ये सिंबॉलिकली राउंड टेबल रखी गई थी। और दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर कंडक्टेड, दे ऑल फेल्ड, कोई भी कामयाब नहीं हुई। कांग्रेस लीडर्स, क्योंकि इस दौर में जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, मेरे ख्याल में मैंने आगे लिखी हुई है वो आगे चले डिस्कस करते हैं। कांग्रेस लीडर हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट वी वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स भागे यहाँ से, हमने उनकी बात नहीं माननी। मुस्लिम लीग एज पर देम डिडंट होल्ड मच रेलेवेंस। उनके ख्याल में अब ये था, और बात उनकी ठीक थी इस वक्त के लिहाज से, कि इस दौर के अंदर मुस्लिम लीग की रेलेवेंस खत्म हो चुकी थी पॉलिटिक्स में से। तो नो डिमांड पैकेज टू बी एक्सेप्टेड अंटिल इट वाज एज पर डिमांड्स ऑफ कांग्रेस। उन्होंने कहा कोई डिमांड पैक जो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई भी पैकेज ऑफ ब्रिटिश हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस उस पे कांग्रेस ग्रीन लाइट या ग्रीन गो हेड नहीं देती। जिन्ना लॉस्ट सपोर्ट एज ही डिडंट वांट इंडिपेंडेंस। जिन्ना कहते थे नहीं, ऐसे इंडिपेंडेंस नहीं होनी, हमें राइट्स मिले, हम पहले राइट्स ले लें अंग्रेजों से, फिर अगर कोई बात होनी है इंडिपेंडेंस की तो हो। इस पे वो बड़े अनपॉपुलर रहे, वो पहले भी अनपॉपुलर थे, फिर अभी भी वो अनपॉपुलर रहे, और मुस्लिम्स भी गांधी के साथ खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि गांधी बिकेम द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑन 26 जनवरी 1930। गांधी साहब ने, ये हुआ कि उस दौर के अंदर जो इसका जो मूवीज में और मैंने कुछ लिटरेचर में पढ़ा है, कि उस दौर में हुआ ये कि भगत सिंह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था। कुछ अर्सा वो बच्चा रहा है, वो ही वॉज क्वाइट यंग। तो जलियांवाला बाग में, अगर आप में से कोई मूवी देखना चाहे तो जलियांवाला बाग में कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद ये हुआ। एक दो मूवीज हैं, जो पूछना चाहेगा वो मुझसे पूछ लेगा, मैं उनको वो एक दो मूवीज बता दूंगा जिसमें भगत सिंह के ऊपर जो है वो बनी हुई है स्पेसिफिकली। आप लोगों ने शायद रंग दे बसंती भी देखी हो, वो भी भगत सिंह के लेजेंड के ऊपर ही बनी हुई है। तो भगत सिंह ने अटेंशन सीख करने के लिए एक पार्लियामेंट पे हमला भी किया था, कि उसने जब सेशन खत्म हुआ तो उसके बाद एक बॉम्ब फेंका, हैंड ग्रेनेड फेंका, वो फटा, बाद से उनको जेल हुई और उनको फिर फांसी की सजा भी हुई। तो भगत सिंह और ये लोग जो हैं ये बड़े ज्यादा मशहूर हो गए, क्योंकि ये एक बड़ा एग्रेशन एग्रेशन शो कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो गांधी को ये नजर आ रहा था कि भाई मेरी तो लीडरशिप डाइल्यूट पड़ रही है लोकल्स के अंदर, क्योंकि गांधी वॉज नॉट फ्रॉम द मिडिल क्लास और लोअर क्लास, भगत सिंह वॉज फ्रॉम द लोअर क्लास, द लोअर मैसेस। ठीक है, तो वो लोग बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे थे उसकी लीडरशिप को। तो गांधी ने अपने आप को अनडिस्प्यूटेड लीडर करने के लिए 26 जनवरी 1930 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस साइन कर दी, कि भाई हमें इंडिपेंडेंट करो। इसके बाद
मुसलमान जो थे, जो पहले मुस्लिम लीग के साथ भी खड़े थे, वो भी गांधी के साथ खड़े हो गए। तो ये इसकी स्टोरी थी पीछे से। Jinnah and other liberal leaders saw this to become another one party rule. उस दौर में वन पार्टी रूल्स बने रहे थे। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आया, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी जो है बोल्शेविक्स की, उन्होंने वन पार्टी सिस्टम बना लिया, बाकी तमाम पार्टीज खत्म हो गई। इस तरह जर्मनी के अंदर नाजी जर्मनी आ गया। ठीक है, 1930s में आ चुका था वो। तो वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी रूल जो है ना, वो करता यह है कि मेजोरिटी का एक रूल बना देता है जिसमें मिनोरिटीज के कोई राइट्स नहीं होते ऐसे खास। जिन्ना और इनके जो साथ लीडरशिप थी, वो इस चीज से डर रही थी कि ये हमारे साथ ना हो जाए। तो इसलिए वो कहते थे कि नहीं, पहले हमें राइट्स देंगे, मिलेंगे प्रॉपर, फिर हम इंडिपेंडेंस की कोई बात करेंगे। तो इस दौर में अब आप जो है वो, आप लोगों के पास कोई खास जो है ना, आपको प्रोग्रेस नहीं हो रहे आपके साथ। ठीक है ना। इसमें एक गांधी अर्बन पैक्ट भी है, वो आप लोग रीडिंग कर लेंगे कि उन्होंने कहा कि आप जो है ना, अ, गांधी इस दौर में जेल में थे कॉन्फ्रेंसेस के दौरान। तो गांधी अर्बन पैक्ट हुआ था, उसमें जो है उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म करने का कहा था कि भाई आप हमारी चीजें खरीदें, हम आपकी हमारी हेल्प करें, हम आपको राइट्स देते हैं। लेकिन वो कामयाब एंड पे नहीं हुआ था, क्योंकि ये लोग लीडर्स जो है ना, ये बैठे नहीं थे इन कॉन्फ्रेंसेस में ज्यादा, कि गांधी ने डिसाइड कर लिया था कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। अब 26 जनवरी 1930 के बाद गांधी और उन्होंने वैसे भी कोई चीज नहीं मानी, इसी वजह से कि ये इंडिपेंडेंस का सोच चुके थे कि भाई हमें इंडिपेंडेंट। तो इलाहाबाद एड्रेस जो है 1930 का, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपको एक अपनी डेस्टिनेशन की तयन करना जरूरी था। वो जो है, आपको मुस्लिम नेशनलिज्म को डिफाइन करने के लिए कोई ऐसा बनना चाहिए था जो आपको इंटेलेक्चुअली और पॉलिटिकली एक डेफिनेशन दे देता कि भाई ये है मुस्लिम नेशनलिज्म। इसकी बेसिस पे अब आप अपनी प्रोग्रेसिव मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब तक आप देख लेंगे, अब इवन के कायदे आजम कंसिडर्ड मुस्लिम्स अब माइनॉरिटी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स चल रही थी। ये 1930 में पहली दफा नेशनलिज्म का जिक्र हुआ, और 1940 में फिर लाहौर रेजोल्यूशन में पहली दफा ये कंसिडर हुआ है कि वी आर अ नेशन। तो ये 10 साल की जो प्रोग्रेस है, पर आयशा जलाल ने भी लिखा है और के अजीज ने भी लिखा है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में। आयशा जलाल का जो पहला चैप्टर है स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान का, उसमें उन्होंने चैप्टर भी उनका यही है, फ्रॉम माइनॉरिटी टू अ नेशन, के 1939 तक आप माइनॉरिटी रहे, 1940 में अचानक से आप जो है वो एक नेशन बन गए। तो उसकी डेफिनेशन जो है हमें वो इन्होंने करके दी। इलाहाबाद एड्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो एज मुस्लिम बिकेम पार्ट ऑफ न्यू नेशनलिस्ट मूवमेंट अंडर गांधी, अ न्यू विजन वाज नीडेड। ठीक है ना, अब न्यू विजन रिक्वायर्ड था, अदरवाइज आप लोगों की तो वही पुरानी पॉलिटिक्स चल रही थी। वो आजादी का नारा लगा चुका था और इंपॉर्टेंट हो गया था, तो अब आपको नई एक मूवमेंट चाहिए थी। तो मुस्लिम रिक्वायर्ड अ पॉलिटिकल एजेंडा टू विच दे कुड स्टिक टू। कि ऐसा एजेंडा चाहिए थे जिससे वो स्टिक करके अपनी बातों को मनवा लें। इट वॉज प्रोवाइडेड बाय इलामा इकबाल। काउंटर नैरेटिव था ये, और सेंस ऑफ पर्पस दिया इसने मुस्लिम्स को, तो ये इंपॉर्टेंट था इसके लिए। तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं? इलामा इकबाल ने क्या कहा कि इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट नॉट अ टेरिटरी। कि ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, इसमें बहुत बड़ी एक टेरिटरी है जो कि एक छोटी टेरिटरी काउंट नहीं हो सकती। इसीलिए वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ अ नेशन डज नॉट अप्लाई टू इंडिया। ये सब कॉन्टिनेंट है, इट इज नॉट अ टेरिटरी। तो वेस्टर्न डेफिनेशन क्या है? टू अ नेशन टू अ टेरिटरी, कि एक टेरिटरी के अंदर जो लोग रहते होंगे वो नेशन है। तो वो कहते हैं जी ये डेफिनेशन यहाँ अप्लाई नहीं होती, ये सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट नेशंस रहती हैं। और आप लोग कहते हैं कि जी सेकुलर हो जाओ, रिलीजन का हमेशा से एक इम्पोर्टेंट पार्ट रोल रहा है इस सब कॉन्टिनेंट में, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और आप कहते हैं जी प्रोग्रेस होती है सेकुलर दौर उसमें। तो प्रोग्रेस विदाउट रिलीजन डज नॉट नेसेसरी लीड टू बेटर रिजल्ट्स। ये सूदी निज़ाम है वहाँ पे जो है मसले मसाइल हैं। आपने देख लिया कि मार्केट क्रैश हो रही है 1929 ऑनवर्ड्स ब्रिटेन के अंदर, और पूरी दुनिया के जो उस पार्ट की जो कि इस वक्त लीडिंग वर्ल्ड थी, वहां पे ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था। उन्होंने कहा कि भाई ये तो मसले आपके हल नहीं कर रही, आपकी कितनी प्रोग्रेस भी है, बट स्टिल इट डज नॉट नेसेसरीली लीड टू बेटर रिजल्ट्स। ह्यूमन प्रोग्रेस तो नहीं हो रही इस तरह, फिर इसका मतलब है तो रिलीजन को लाना जरूरी है। तो मुस्लिम आइडेंटिटी अंडर थ्रेट फील होती है। वो ये कहते हैं कि जी ये जो तमाम पॉलिसियां हैं अंग्रेजों की और इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इन पिछले कुछ दहाइयों से, क्योंकि हमारा जो रहन सहन है वो फर्क है, जिसकी वजह से मुस्लिम आइडेंटिटी, मुस्लिम जो कल्चर है, उसको फील हो रहा है कि हम अंडर थ्रेट हैं।
वन पार्टी रूल ना बन जाए इधर। ठीक है। जब भी अगर कोई कम्युनिटी, कोई ग्रुप ऑफ पीपल अगर अपने आप की आइडेंटिटी को थ्रेटन फील करते हैं, तो अल्लामा इकबाल के बकौल और उनके सरमन के बकौल अ, वो जो कम्युनिटी है और वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है, दे बिकम अ नेशन। क्योंकि किसी भी अगर कोई थ्रेट होगा ना उसको, और उनकी आइडेंटिटी को थ्रेट फील हो रहा होगा कि भाई हमें अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रखनी है, तो वो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रखने की जो एक एस्पिरेशन है, दैट मेक्स अ नेशन। उन्होंने ये आपके मुस्लिम नेशनलिज्म को डिफाइन किया। उसके फिर पॉलिटिकल फीचर्स हैं इस एड्रेस के जी इंडिया टू बी अ फेडरेशन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, सिंध को सेपरेट करें फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी, रिफॉर्म्स करें एनडब्ल्यूएफपी में, बलूचिस्तान में, पंजाब और बंगाल में रिप्रेजेंटेशन एज पर पॉपुलेशन होनी चाहिए, मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस टू एक्ट एज ऑटोनोमस रीजन्स के, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कि वही वाली बात होगी, और सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए। ये ओनली सोल्यूशन है हमारा। तो ये 7 मेजर पॉइंट्स थे। अब हम आगे चलते हैं। ट्राइंग टू ब्रेक द डेडलॉक। डेडलॉक ब्रेक करने के लिए 1932 से 33 के दरमियान एक कम्युनल अवार्ड फिर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। ये रैमसे मैकडोनाल्ड जो है नई पीएम आ गए ऑफ ब्रिटेन, और उन्होंने फिर ये कहा कि जी हम सिंध को सेपरेट कर देते हैं और इस तरह जो है ना डिमार्केट कर देते हैं। यानी डिफरेंट इन्होंने सीट्स की फिर तयन भी किया कि इतनी इतनी सीटें जो है मुसलमानों को दी जाएंगी। देखें, पंजाब में और बंगाल में आपकी गवर्नमेंट बन रही है, मद्रास में आपको सीटें ज्यादा दी गई, टोटल सीट इतनी होंगी और उसमें से मुस्लिम सीट्स इतनी होंगी। तो कम्युनल अवार्ड था, ये बड़ा अच्छा अवार्ड था, बड़ा अच्छा इन्होंने वो किया। लेकिन हिंदूज ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि कोई भी पैकेज, कोई भी अवार्ड हमारे लिए अगर एक्सेप्टेबल नहीं होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि हम मेजर पार्टी हैं, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और हुआ भी यही, कम्युनल अवार्ड जो है वो सोल्यूशन तो दे रहा था, लेकिन वो मुसलमानों के लिए फिर बेहतर था। कांग्रेस उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और नॉट, इट वाज नॉट ड्यू टू बीइंग अगेंस्ट मुस्लिम्स, ये बात याद रखिएगा। मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं थे, बस वो कहते थे हमें इंडिपेंडेंट करें, हम अपने मसलों का खुद हल निकालेंगे। और इंडियन नेशनलिज्म की वजह से वो ये कहते थे। तो हम इधर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। डू गिव मी योर फीडबैक, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आगे करेंगे डिस्कस। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। चलो, ओके जी, अल्लाह हाफिज।